नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हेलो देव, प्लीज कृपया म्यूट रखिए। सब लोग प्लीज म्यूट रखिए। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो म्यूट रखिए। प्रणाम सभी लोगों को। आप सबके सब पवित्र आत्माएं हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज से हमारा एक नया सीरीज शुरू हो रहा है। हम लोग 7 बजे तो सारे बेसिक अनुक्त व्याधियां पढ़ते हैं, जो मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं बताया। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसा नाम का कोई व्याधि चरक संहिता में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? वाग्भट में पढ़ा है, माधव निदान में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। लेकिन अनुक्त व्याधियां हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आयुर्वेद को समझते हैं और चिकित्सा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर उससे हाई लेवल का, क्योंकि वो प्राइमरी लेवल का है। जब बच्चे प्राइमरी पास कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी क्लास में जाते हैं। तो ये जो क्लिनिकल संभाषा है, इसमें हम हायर लेवल की पढ़ाई करेंगे। ऐसा समझ के कि यहाँ पर सारे चिकित्सक लोगों को बेसिक चीजें सारी आती हैं। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वह सभी को बहुत अच्छा काम आने वाला है। चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में कैसे परिप्रेक्ष्य में काम आने वाला है, ये आप लोग अभी देखेंगे, आप लोग को समझ आएगा। तो हम लोग आज मैं कोई कोई टॉपिक पे रोज बोलूंगा, और आप लोग को अगर कोई केस डिस्कस करना है तो आप लोग जरूर मुझे रोक सकते हैं, और नहीं तो मैं बोलते रहूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल आया है अपने गुरुजी का, तो मैं बहुत सारी चीजें बताने के लिए ये नया सीरीज शुरू किया हूँ। इसका सारा चीज है, सब चेंज हो चुका है आज से। यहाँ पे अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है। अब आप लोग सुनिए। हम लोग ना आगंतुक टाइप का ज्वर के बारे में आज बात करेंगे। हर रोज एक नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आगंतुक जो ज्वर होता है वो अचानक होता है, अचानक ही बुखार आने लगता है। और उसको ना कारण भी जो रहते हैं निज हेतु तो बाद में पता चलते हैं, लेकिन ये आगंतुक कारण से होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया, मौसम चेंज होने से हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर चोट लग गया, जख्म हो गया और अचानक फीवर आने लगा। तो इसमें अगर वेदना अगर हो रही है, पेन हो रहा है पूरे बॉडी में आगंतुक ज्वर में, तो उसमें वात विकृति है। अगर आघात हो गया है, चोट लग गया है, इंजरी हो गया है, गिर गए, तो शोथ आएगा, त्वक विवर्णता आएगी। तो ये इसमें वायु का ही हमें सोचना चाहिए। या फिर कभी किसी कीड़े ने काट दिया, उसके वजह से फीवर आ रहा है, या फिर कोई अन्य केमिकल का स्पर्श हो गया, या फिर अन्य विष का स्पर्श हो गया और उसमें पित्त प्रकोप के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे दाह, पाक, लालिमा, रेडनेस, ये सब आ रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर विष का संपर्क हुआ हमारे शरीर में, तो शरीर में कालापना, उसको हम कार्शने बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है अगर पित्त का प्रकोप अगर हो रहा है। तीन ही दोष हैं, वात, पित्त, कफ। शरीर में कोई भी कारण हो, कोई भी हेतु हो, लेकिन वात, पित्त, कफ ही इम्बैलेंस होते हैं,
अलग अलग दोष दूष्य समूर्छनाएं होती हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर पित्त का प्रकोप है तो बहुत ज्यादा तृष्णा होगा, बहुत प्यास लगेगी, छर्दी होगा, उल्टी आएगी, फिर द्रवमल प्रवृत्ति होगी, लूज मोशन होगा अगर विष का संपर्क हो गया है। अब इसमें स्थावर विष भी हो सकता है, जंगम विष भी हो सकता है। उसी तरह से अंग मर्द, पूरे बॉडी में मर्दन करने की तरफ बॉडी एक होने लगता है, हेडेक होने लगता है, और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, अनन्नाभिलाषा, न अन्न की अभिलाषा मतलब अनन्नाभिलाषा ऐसे होने लगती है। तो इसमें हम लोग कुछ चीज ऐसे है कि हम पहचाने कैसे कि विष का संपर्क हो गया है। तो ऋषि मुनि लोगों ने इस पे बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किया है। अपने ऋषि मुनि जो थे ना बहुत ही इंटेलिजेंट थे, दिव्य ज्ञान भी था उनको, और उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखता था। तो वो लोग क्या करते थे कि जो शिगरू होता है ना, ड्रमस्टिक, जिसको हम सहीजन बोलते हैं, शेवगा मराठी में बोलते हैं, उसके पत्तों का रस निकाल के, और जो ये है राइट साइड के हाथ में रखना है और उसको रख देना है। तो अगर वो रखने के बाद अगर वो ये हो जाए, सॉलिडिफिकेशन हो जाए, रस अगर ड्राई होके सॉलिड जैसा हो जाए, तो पूरे बॉडी में विष है, ऐसा परीक्षा करके वो लोगों ने पता करते थे। इसी तरह से वो लोग करमर्द नाम की वनस्पति होती है, करमर्द, उसका मूल को घिस के और हाथ में वो लोग लगाते थे, हाथ के पूरे तलवे में लगाते थे। अगर लगाने के बाद वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं विष का संपर्क है। ऐसे मतलब कितना हाई टेक्नोलॉजी था कि विष अगर रहेगा तो वो चीज सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा तुरंत। तो इसी तरह से एजोस्पर्मिया के जो रोगी रहते हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि गेहूं के अंकुर का रस अगर हम लोग रख दें, जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट है, गेहूं के अंकुर बना के और उसका रस अगर हम हाथ के तलवे में लगाएं और वो ड्राई हुए, तो पता चलता है कि अजोस्पर्मिया का कारण कोई ना कोई विषजन्य है, मतलब कोई ना कोई विष गया है, इसकी वजह से ऐसा अजोस्पर्मिया हो रहा है, वो स्त्रोतस को अवरोध कर रहा है, वो अजोस्पर्मिया स्पर्म बनने नहीं दे रहा है, ऐसा होता है। या फिर विषारी वायु का स्पर्श हो जाता है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री हो गया, या पहले के जमाने में विषारी वनस्पतियां होती थी, लोग जंगल में जाते थे और फिर उनको फिर ये विष का संपर्क हो जाता था। तो तुरंत ही क्या होता है, विष का संपर्क जैसे ही होता है तो मूर्छा आती है, हेडेक होता है, शिरशूल होता है, सिर में बहुत ज्यादा गुरुता आती है, शिरोजाड्यता हो जाता है, उल्टी आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है। तो इसका मतलब ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो विषारी वायु का संपर्क हो गया है, ऐसा हमें पता चलता है। अब चिकित्सा क्या करना है, तो आयुर्वेद में ऐसे बताया है कि जो लोग लंघन के अयोग्य रोगी हैं, हम इनको तुरंत लंघन तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि मूर्छित हैं, शिरशूल हो रहा है, सर्दी, आजकल तो हम लोग आईसीयू में लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट को। पहले के जमाने में क्या करते थे कि वो लोग लोकली कोई विषग्न अगध लगाते थे। विषग्न अगध तो बहुत सारे हैं, चंद्रोदय अगध है, फिर दशांग अगध है, अजित अगध है, चंपकादि अगध है, बहुत सारे अगध द्रव्य हैं जो हमारे ग्रंथों में बताए हैं। और अगध तंत्र एक अलग ही तंत्र है हमारा। तो वो लोग विषग्न अगध लगाते थे, जलौकावचारण करके दूषित रक्त को निकालते थे। और जो लोग लंघन के अयोग्य हैं और उनकी संप्राप्ति बढ़ रही है, उनको घृतपान कराते थे। तो इसके वजह, लेकिन अगर ग्रंथि के वजह से विषम ज्वर बढ़ रहा है, लिम्फेडेनोपैथी है, तो उसमें घृतपान नहीं करना है, इसको ध्यान में रखता जाता था। और पित्तज ज्वर की चिकित्सा किया जाता था अगर दाह, तृष्णा, तिमिर दर्शन है, मतलब कोई विष का संयोग हो गया और उसके वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बर्निंग हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो शीत वस्त्र प्रावरण मतलब गीले कपड़े को लगा देना, जिससे पित्त का थोड़ा शमन हो, और उसके बाद में आईसीयू वगैरह के लिए ले जाएं। ऐसा हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। विचार इस तरह से करना चाहिए, अपने ग्रंथों में ऐसे बताया। उसी तरह से पहले के जमाने में शीतल जल से स्नान कराते थे। पित्त का सिम्टम है तो प्रवाल पिष्टी, मौक्तिक पिष्टी, और किसके साथ, तो मौसमी या अनार के स्वरस के साथ देते थे, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता था। इसी तरह से अगर अभिसंगत ज्वर, किसी मतलब वायरस और बैक्टीरिया से कुछ हो जाता था, फीवर आ रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, तो आज के जमाने में भी जैसे कि कोरोना वायरस हुआ, वैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अभिसंगत ज्वर हो रहा है,
बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, जिसको हम पता नहीं लगा रहे हैं, तो आयुर्वेद के चिकित्सक, हम एलोपैथी के पास जाएंगे ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक क्या क्या दे सकते हैं? तो अभिसंगत ज्वर जो है ये आगंतुक ज्वर है, एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। तो इसमें ये दोषज ज्वर में रूपांतरित हो सकता है, वात पित्त कफज। तो हम पहले ही स्वर्ण सुच्छेकर लेके पीस के, और भृंगराज का रस है उसके साथ में चाटन करें, स्वर्ण सुच्छेकर। उसी तरह से हम जवाहर मोहरा पिष्टी, तृणकांड मणि पिष्टी, गोक्षुर धमासा और आमलकी, इसको हम चाटन कराएं, तो तुरंत ही बैक्टीरियल और वायरल का इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाता है। या पद्मकादि चूर्ण जो है वो दे, त्वचा को लगा दें, गोक्षुर आदि गुगुल दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट गया, मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी क्या है ना कि ऐसा बताया जाता है कि जो भूत प्रेत होते हैं, हम लोगों ने उन्माद चिकित्सा में पढ़ा है कि बहुत सारे ग्रह बाधाएं होती है, या बच्चों के उसमें भी हमने पढ़ा है कि बाल ग्रह भी होते हैं। तो जहां पर भी छिद्र मिलता है, जहां पर भी दुष्टि मिलती है, वहां पे वो लोग प्रवेशित हो जाते हैं। मैं कुछ सही सही एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि अभी जैसे हनीमून पे लोग जाते हैं ना शादी के बाद, तो जैसे कि महाबलेश्वर में गए, लोनावाला खंडाला में गए, और जब आए ना, तो हस्बैंड है वो कुछ अलग तरह से बात करने लगा, उसके शरीर में ग्रह बाधा हो गई। ऐसा होता है, जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा पता चलता है कि जब वो मैथुन कर रहे थे ना, तो अस्वच्छता थी वहां पे, और उसकी वजह से जो वहां पे जो प्रेतात्माएं हैं वो प्रवेशित हो गई उसके शरीर में। और ये चीज सच होता है, उन्माद और अपस्मार में जो बताया है वो सच बात है कि आगंतुक ग्रह बाधाएं होती हैं, कुछ अतृप्त आत्माएं रहती हैं, वो किसी के शरीर में प्रवेशित हो जाती है। उनका तीन उद्देश्य रहता है, या तो वो रति के वजह से, मैथुन की इच्छा से, हिंसा की वजह से, या कुछ अलग तरह का उनका कोई कार्य करवाना होता है, इसलिए वो प्रवेशित हो जाती हैं। तो उन्माद और मानस ज्वर अगर आ रहा है, मतलब उन्मादी है पेशेंट, साइकोलॉजिकली पूरा डिफरेंट हो गया है, चेंज इन बिहेवियर। आप लोग अगर कभी साइकेट्रिक वार्ड में जाइए, या फिर जो मेंटल असाइलम है, वहां पे ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं ओपीडी बेसिस पे, कि वो कहीं घूमने गए, सुनसान जगह में गए, शमशान में गए, या कहीं पर भी ट्रैकिंग को गए, और बाद में आए तो चेंज इन बिहेवियर, कुछ ना कुछ चेंज हो गया, और वायलेंट बिहेवियर हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया। ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसे पेशेंट हमारे पास नहीं आते, लेकिन होता है। जो चीज ग्रंथों में लिखा है सब आप वचन है। तो ऐसे में अन्योन्य संबंध होने की संभावना रहती है। और जितना भी आगंतुक उन्माद बताया है चरक संहिता में, उसमें बाद में उन्होंने टीका में लिखा है, चक्रपाणी जी ने लिखा है कि जितने भी ग्रह बाधाएं होती हैं, बाल ग्रह हो गया, या जो आगंतुक प्रेत ग्रह, राक्षस ग्रह, पिशाच ग्रह, गंधर्व ग्रह, देव ग्रह, ऋषि ग्रह, ये सारे अपने ही कुछ प्रारब्ध रहते हैं, अपना ही शरीर में कुछ भोगना होता है, कुछ नसीब में लिखा होता है, इसलिए वो अटैक करते हैं। तो अपने कर्म ही हमें अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका अन्योन्य संबंध हमें ढूंढना पड़ता है। इसी तरह से कुछ होता है कामत ज्वर, जैसे कि टीनेजर एज में, 27 से 28 साल के एज में ज्यादातर होता है, या फिर बच्चे जब एडमिशन लेते हैं 12th के बाद, तो मूवी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, प्यार मोहब्बत से। मैं अपने क्लासमेट की बात बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो जैसे रैगिंग हो रहा था उस टाइम पे, तो मेरे क्लास के सारे सीनियर्स ऐसे बोलते थे कि तुमको कौन लड़की पसंद है, कौन पसंद है, सबने अपना अपना एक लड़की का वो ढूंढ लिया था। तो एक लड़का था वो सीरियस हो गया, एक लड़की से उसको सच में प्यार हो गया, तो उसने उसको रेड रोज दिया। उस लड़की ने रिजेक्ट किया कि नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं जानती हूँ, अचानक कैसे ऐसे मैं करूँ, एक्सेप्ट करूँ। वो लड़का ना पागल हो गया। पागल मतलब कामत ज्वर। कामत ज्वर में वो एकदम ऐसा अजीब बर्ताव करना, उसको फीवर आने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, बेड पे यूरिन और स्टूल होने लगा। एक दिन तो इतना पागलपन हो गया कि वो जाके ट्रैफिक में कुछ तो भी करने लगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि वो ट्रैफिक के अंदर जाके मरने का कोशिश करते हैं, कभी नसें काट लेते हैं। तो ये कामत ज्वर है, ये भी आगंतुक और मन से संबंधित रहता है। तो इसके लक्षण क्या रहते हैं? तो अमनस्कत्व, आगंतुक कारण तो है ही ना कि किसी बाहरी ने वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आगंतुक जो है। तो अमनस्कत्व मतलब कोई भी काम करने में ध्यान नहीं रहता है। ग्लानि और गुरुता बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी था मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो वार्ड में एक लड़का होता है,
और वो लड़की ने उसको रिजेक्ट कर लिया होता है, तो वो नसें काट लेता है और बीमार होता है। ऐसा मूवी में भी आता है, ऐसे सच में भी होता है ऐसे। तो ग्लानि और गुरुता होती है, श्वास का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चिंता बहुत ज्यादा होती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, हृदय होता है, हार्ट में पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, कृशत्व बहुत ज्यादा रहता है। और पुरुषों को ज्यादा ये लक्षण होते हैं, लड़कियों को उतना नहीं होते हैं। लड़कियां तो एक्सेप्ट कर लेती है, जो चीज है वो है। लड़कियां में सहन शक्ति होती है, लेकिन पुरुषों में नहीं होती है। तो ऐसे में चिकित्सा क्या करना है? जो कामज ज्वर है, काम वासना पूरा नहीं हो रहा है या जो चीज नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कैटेकोलामाइन सिक्रीट होते हैं, केमिकल्स, उसके वजह से ज्वर आता है, बुखार आता है। तो इसमें क्रोध या द्वेष की भावना मन में निर्माण करना, ये चिकित्सा बताया है। मन की प्रसन्नता लाना, उसके लिए काउंसलिंग करना पड़ता है, हंसाना पड़ता है। उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी वो हंसाता है, अपनी स्टोरी बनाता है, बताता है और गाता है, हंसाता है। तो मन की प्रसन्नता। उसी तरह से सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करने के लिए बोलना चाहिए, मतलब मेहनत करो, बॉडी बिल्डिंग करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। ऐसे करेंगे ना तो जो कामत ज्वर है वो दूर हो जाता है। और क्योंकि जितना श्रम करेगा, अपने शरीर का जो शुक्र है उसका यूज होगा, यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि एलोपैथी साइंस और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है? एलोपैथी साइंस बोलता है कि जैसे सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है, जो भी ग्लैंड्स है हमारे शरीर में उसका सिक्रीशन हो रहा है। वैसे ही जो हमारा टेस्टिकल्स है वो भी एक ग्लैंड है, वहां से शुक्र निकल रहा है। तो अगर शुक्र निकल रहा है तो वो अच्छी बात है, वो नॉर्मल है। ऐसा एलोपैथी साइंस मानता है। तो स्पर्म्स हर सेकंड में 1500 स्पर्म्स बन रहे हैं, ऐसा एलोपैथी साइंस मानता है। तो अगर शुक्र क्षय हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, मास्टरबेट कर रहे हैं, तो ये एलोपैथी साइंस सही मानता है, ये नॉर्मल है। लेकिन आयुर्वेद जो है वो क्या बोलता है कि नहीं, शुक्र का क्षय नहीं होना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में है तो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य पालन करें। लेकिन अगर आप वैवाहिक नहीं है तो शुक्र का क्षय नहीं होना चाहिए। एक एक बिंदु का आप क्षय करेंगे तो मृत्यु तक जा रहे हैं, और एक एक बिंदु आप शुक्र का रक्षा कर रहे हैं तो आपकी आयु बढ़ रही है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और शुक्र अगर संचित हो गया तो ऊर्ध्वगामी होकर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो जितना शारीरिक श्रम करता है कामत ज्वर का रोगी, उतना उसका शुक्र का यूज होता है कोई ना कोई काम में। मन की और शरीर की पुष्टि होती है। जो मन कमजोर हो गया है, बहुत ज्यादा विषाद में है, तो मन को, अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर को पोषण मिलता है, वैसे मन का भी पोषण होता है आहार से, अन्न से। तो जब हम लोग शुक्र का यूज करेंगे उसके शरीर में, अगर हम मेहनत करवा रहे हैं, जिम में भेज रहे हैं, तो मन की पुष्टि होती है, शरीर की पुष्टि होती है। और इससे क्या होता है कि शुक्र बढ़ता है शरीर में, ओज बढ़ता है, और रस धातु अच्छा बनता है। तो कामत ज्वर की ये चिकित्सा है। उसके लिए काउंसलिंग वगैरह हो गया, अमृत प्राशावलय खाने के लिए दें उसी तरह से। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप सुबह भूखे पेट च्यवनप्राश खा लीजिए, और जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाना नहीं खाना है। ऐसा जब हम बोलते हैं ना, तो 12-1 बजे अगर उसको कड़कड़ी भूख लग रही है, 9 बजे लग रही है, तब खाने को देना है। तो अमृत प्राशावलय और चंद्रावले या च्यवन प्राशावले ये देते हैं, तो कामत ज्वर से जल्दी निकल जाता है पेशेंट। या आगंतुक ज्वर की इस तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरह से एक होता है क्रोधज ज्वर। किसी को क्रोध आया है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कोई बात से जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, और निरंतर क्रोध कर रहा है, तो उसको या तो बीपी हाई होगा, या फिर उसको पाइल्स होगा, या बीपी हाई होगा तो पैरालिसिस हो सकता है क्रोध की वजह से, या फिर उसको क्रोध इतना किया कि उसको बुखार आ जाता है, बॉडी में इतना पित्त बढ़ जाता है कि पित्त दृष्टि और सब संताप, जो क्या होता है, संताप जो होता है मन का संत, वह ज्वर की तरफ लेके जाता है। या फिर ये बार बार हो रहा है, क्रोध 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 बार बार हो रहा है, तो उसको डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, या शरीर में कृशता आ सकती है, दुर्बल हो सकता है, वो खाना नहीं खाएगा, क्रोध में रहेगा, कृशता आ जाती है। तो अब इसमें हमें मन पे काम करना है क्रोध को शांत करने के लिए। अब शिव जी भी क्रोधी हैं, दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी हैं, लेकिन उनके क्योंकि वो देवता हैं, उनका क्रोध जो है वो कंट्रोल भी हो जाता है। अगर प्रार्थना करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है पुराणों में कि जब देवता क्रोधित होते हैं, ऋषि मुनि क्रोधित होते हैं, हमसे क्षमा मांग लेते हैं, क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन हम साधारण मनुष्य हैं, हमारा क्रोध शांत नहीं होता है, और उसका शरीर पे, मन पे दुष्प्रभाव होता है। हमसे कोई माफी भी मांगे तब भी क्रोध शांत नहीं होता है, उससे फिर बीमारी होता है, शारीरिक और मानसिक, पित्तज उन्माद तक हो जाता है।
अगर शुद्ध मन, संशुद्ध मन, इरिटेटेड माइंड अगर रहा बहुत ज्यादा और कितना भी हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो पित्तज उन्माद तक लेके जाता है। और क्रोधजन्य जो ज्वर है उसके चिकित्सा में क्या करना है कि वचा तेल की तेल धारा करना है। पहले आमलकी का लेप लगाना है फोरहेड पे और वचा तेल की तेल धारा करना है। मन शांति के लिए प्राणायाम करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और निदान परिवर्जन, अगर किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी टाइम से क्रोध आ रहा है, वहां से उसको हटा दो। यही सबसे बड़ी चिकित्सा है कि उधर से उसको हटा दो, डिस्ट्रैक्ट कर लो। और दूसरा क्या है कि 15 दिन में एक बार एरेंटल से विरेचन करना जरूरी है, क्योंकि क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है। तो पित्त पूरा शरीर का शोधन करके निकाल देना है, पूरा नहीं निकालना है। विरेचन से जो निकलेगा निकलेगा, बाद में पित्त खुद उत्पन्न होता है संसर्जन क्रम करने के बाद। और या फिर गुलाब के जो कली होता है उसका, उसको काढ़ा बना के और वो पीने के लिए दें, तो मृदु विरेचन हो जाता है, पित्त का भी शमन करता है। और दूसरा क्या है कि अब इसमें काम, कोई भी वर्क उसको दे दें, मतलब उसका पूरा डेली का रूटीन दे दें, तो उसको क्रोध नहीं आएगा। उसको डिस्ट्रैक्ट करना है तो कोई, जैसे सुबह इतने बजे उठना है और इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ये करना है वो करना है, तो काम का नियोजन कर लिया, वर्क का नियोजन कर लिया, तो वह क्रोधक ज्वर नहीं आता है। और भूख का टाइम पालना है। भूख का टाइम मतलब जब तक भूख नहीं लगती है तब तक खाना नहीं खाना है। इतना भूख लगना चाहिए जैसे शरीर में आग लग गई, ऐसा भूख लगने पर ही खाना खाना है। जो झूठा भूख रहता है कि टेम्पटेशन हो रहा है कुछ खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा जब फॉलो करते हैं तो क्रोधक ज्वर जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक ज्वर होता है आगंतुक ज्वर में, भयज या शोकज ज्वर। भय से, किसी चीज का डर लग रहा है। जैसे कि मेरे क्लासमेट थे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए तो रैगिंग होता था बहुत ज्यादा, लोगों को ना बुखार आ जाता था डर के मारे, कहीं सीनियर दिख गया और उसका हार्ट बीट बढ़ गया। एक बार क्या हुआ कि हम क्लासरूम में थे, तो मुझे तो सीनियर्स ने निकाल दिया, मैं हॉस्टल में था, मुझे उतना मालूम नहीं है। लेकिन मेरे क्लास में सीनियर्स आ गए और धड़ाधड़ धड़ाधड़ सभी क्लासमेट्स को मारने लगे। इतना मारा कि हार्ट बीट बढ़ गया। और फिर बाद में डर के मारे मेरे कुछ क्लासमेट्स को फीवर आ गया। तो ये होता है भयक ज्वर। या फिर शोकत ज्वर, जो डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ पैसे का लॉस हो गया, किसी का डेथ हो गया या ब्रेकअप हो गया, उसके वजह से फीवर आ जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रहणी की दृष्टि हो रही है, आम संचिति हो रही है, सारा संप्राप्ति वैसा हो रही है, लेकिन कारण आगंतुज होता है कारण। तो इसमें वायु दोष बढ़ता है, काम शोक भयाद वायु। तो इसमें वो पेशेंट बहुत प्रलाप करता है, बहुत ज्यादा रोता है भय की वजह से, शोक में। और मतलब किसी आहट से भी घबराता है, इतना डर रहता है। या शोकत ज्वर में तो वो पूरा विषाद में, विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठ ऐसा होता है। तो इसकी वजह से वैराग्य आ जाता है, उसको वो चीज से कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता लाइफ में। लाइफ को ऐसे सोचता है या तो सुसाइड कर लेगा। अब सुसाइड जो इंसान करता है उसके दिमाग में कितना असर होता है सोचिए, किसी भी चीज का दिमाग पे कितना असर होता है कि उसको जिंदगी ही नहीं चाहिए। ये निगेटिव थॉट्स जो आते हैं, मैंने एक पेशेंट देखा था बाई चांस कि कोई एक लड़की थी, उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए मतलब मैंने देखा था कि उसका ब्लड निकाला गया। तो ब्लड निकाल मतलब कोई पैथोलॉजिस्ट थे, वो ब्लड निकाल रहे थे, तो उसका ब्लड पूरा ब्लैक था, जैसे चारकोल डांबर होता है ना, एकदम काला काला उसका ब्लड निकला। तो पता नहीं चला कि उसका ब्लड ब्लैक क्यों हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ तो अरिष्ट सूचक होगा या कुछ होगा। और उसी दिन उस लड़की ने रात को सुसाइड कर लिया। उसने क्या किया, पूरा ये जो रहता है पेट्रोल, पेट्रोल निकाला, अपने बाइक से निकाला पाइप से खींच के, और बोतल में भरा और पूरा पेट्रोल डाल के खुद को जला दिया। हिस्ट्री पता चला कि उसका लव मैरिज हुआ था इंटर स्टेट इंटर कास्ट के लड़के से, और उनका लड़ाई चल रहा था। और फिर उसके बाद में उसने खुद को जला दिया और 100% बर्न होके जल गई, पूरा मर गई, उधर ही मर गई पूरा 100%। तो जब ये मुझे देखने को मिला कि उसका ब्लड ब्लैक था, मतलब मन की कितनी दुष्टि होती है कि रक्त को खराब कर दिया उसने, मतलब इतना ज्यादा दुष्टि होता है। तो ये शोक जो रहता है ना किसी भी चीज का, टेंशन स्ट्रेस, तो इसीलिए तो उसने सुसाइड किया। सोचिए रक्त की कितना लेवल तक, हाई लेवल तक उसकी दुष्टि हुई होगी। तो और वायु, वायु की वजह से ब्लैकिशनेस रक्त में आ गया, कालापन आ गया। और एक दिन का ही बात नहीं है, वो 1.5 साल से उसकी लड़ाई चल रही थी हस्बैंड वाइफ में।
तो ये धीरे 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 ऐसा हो गया। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, लेकिन उसका हिस्ट्री में 1 साल से हो रहा था। तो वैराग्य आता है, कोई भी चीज में नहीं जीना है, हमें मर जाना है, सुसाइड कर लेना है। अब सुसाइड का अलग अलग तरीका होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भयज ज्वर है या शोकज ज्वर है, उसमें मन को लगाने का कोशिश करना चाहिए। बच्चों के साथ खेलें, या फिर कोई भक्ति भाव, ऐसे मन को प्रपंच में लगाना, मन में लगवाना, ऐसा चिकित्सा होना चाहिए। बात की चिकित्सा करना चाहिए, मन को प्रसन्न करने की चिकित्सा करना चाहिए। और उसको ना क्रोध उत्पन्न करना चाहिए, जिस चीज के वजह से उसको शोक हो रहा है या भय हो रहा है, उसके प्रति उसको द्वेष और क्रोध करना, ऐसा सिखाना चाहिए। ये चिकित्सा बताया है। ऐसा करने से आगंतुक जो ज्वर है, भयज और शोकज, उसमें फायदा होता है। दूसरा क्या है कि आयुर्वेद बहुत ही ग्रेट साइंस है। ऋषि मुनि जो थे वो हर चीज की चिकित्सा बहुत बहुत ध्यान से, और बहुत सारे हजारों लाखों पेशेंट को ठीक करके तब लिख के गए हैं अपने ग्रंथों को, संस्कृत में दिव्य ज्ञान से लिख के गए हैं। तो हर चिकित्सा में, जैसे कामत ज्वर है, शोकत ज्वर है, भयत ज्वर है, क्रोधत ज्वर है, तो हम लोग इन सब में जहां पर भी माइंड का इन्वॉल्वमेंट है, या माइंड से पेशेंट डिस्टर्ब है और उसको बुखार आ रहा है, तो उसमें उन्माद गज केसरी रस इतना बढ़िया काम करता है। अनुपान जो है इसमें कुष्मांडावले, या फिर जो ये पेठा का मिठाई है वो, या पेठा जिससे बनाते हैं, लाल जो भोपला होता है, लौकी, उससे हम लोग काशी फल बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसका रस के साथ उन्मादगज केसरी रस को घिस के और फिर खिलाना है। घिसने के बाद, जैसे चंदन का हम घिस के भगवान पे लगाते हैं, वैसे पत्थर पे घिसना है और वो चम्मच से खिला के, और कुष्मांडावले खिलाना है। कुष्मांडावले क्यों बताया? क्योंकि अपस्मार, उन्माद में कुष्मांड जो है मन का ब्रहण करता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको सेरेब्रल एट्रोफी होता है, एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, सेरिबेलम एट्रोफी, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, हर जगह डीमाइलिनेशन होता है स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसे जगह में ब्रीहण करना बहुत जरूरी है। तो कुष्मांडावले जो है, अपने ऋषि मुनि लोगों ने बताया, या कुष्मांड पाक, या पेठा का मिठाई, ये ब्रीहण करता है, तुरंत ही वो चीज से उसको निकाल देता है। मन का भी ब्रहण करता है और शरीर का भी करता है। अभी मैंने इतना कंटिन्यू बोला, आधा घंटा। अभी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं कुछ और बोलूंगा। मेरे को थोड़ा ब्रेक, फिर मैं बोलूंगा। आप लोग कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? अनुरिता मैम, अगर, हाँ बोलिए मैम। किसी को कुछ बोलना है? आदित्य सर, आपको कैसा लगा अभी जो मैंने बताया? हाँ सर, ठीक था सर। एक पेशेंट, मतलब एक व्यक्ति था पतला दुबला, जी। और उसकी आज मैंने नाड़ी पढ़ी। तो उसको एक्यूट में, मतलब आ, रंजक पित्त रंजक पित्त की परेशानी थी। सब एक्यूट में उदान वायु की थोड़ी परेशान थी, और मांस धातु की आ, धातु लेवल परेशानी थी, और पित्तज प्रकृति थी। तो देखने में वो पतला दुबला था, और तो मतलब अभी मुझे मालूम नहीं, इसका एनालिसिस जो मुझे समझ में आया कि पित्त की दृष्टि थी रंजक स्थानों पे, और पित्तज प्रकृति भी थी, उग्र स्वभाव था नाड़ी में भी। और ये उदान वायु, मतलब उदान वायु का सब एक्यूट में, मतलब वो जैसे मांस दृष्टि हुई है उदान वायु के कारण। तो जैसे जिस तरीके से मैं इसको, अगर मैं इस डेटा को अगर मेडिकल टर्म्स में डालूं, तो जो मैंने उसमें देखा, उसने मेरे को नाड़ी इसलिए पढ़वाई थी कि उसे बोला था कि उसको स्टोन है किडनी में, और रिकरेंट स्टोन हुआ है। फिर बाद में मैंने ये जब देखा, तो उससे पूछा कि जैसे जैसे रंजक पित्त का प्रवाह भी वायु देखती है, और मांस धातु से होता कैसा, ठीक से निकलता है कि नहीं निकलता है, या मांस धातु जल्दी से पच जाता है। तो मेरे को मालूम नहीं इसको वर्ड में कैसे डालना है, डेटा को शब्दों में कैसे डालना है। लेकिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारा एचडीएल कम रहता है क्या, क्योंकि तुम्हारे पित्त स्वभाव है, रंजक पित्त की दृष्टि है। तो उसने बोला, जी सर, मेरा एचडीएल कम रहता है। और फिर मैंने दूसरा सवाल ये बोला कि तुम्हारा जो एचडीएल कम रहता है, अभी जब तुम्हें रीनल स्टोन हुआ किडनी का, उस वक्त ज्यादा कम होगा, देखो जरा वैल्यू। तो उस वक्त ज्यादा कम था, जैसे स्नेह का कमी, आ, रंजक पित्त, मांस धातु, पता नहीं मैं किस तरह से शब्द में डालूं सर। और
फिर मैंने उसको धन्वंतरी गुलिका और द्राक्षादी अवले दो दवाइयाँ दी। उसको आम में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उग्र स्वभाव का, कर्मठ, ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना, जैसे जो फोर्स में रहते हैं इस तरीके से। तो यही थोड़ा सा डिस्कस करना था। जी ठीक है। और कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, कृपया हमसे बात करिए। डॉक्टर अभय सोनावने सर, आप अगर हमसे बात करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभय सोनावने जी, आप कृपया अनम्यूट करिए, मैं भेज रहा हूँ। अगर अपने बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप हम सब जानेंगे आप कौन है। शायद आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर सोनी जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं, शायद शर्मा रहे हैं। डॉक्टर मोनिका जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। कुछ लोग नए नए लोग जुड़े हैं। ठीक है, गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। सर क्या कहते हैं, पेशेंट के बारे में मालूम करना था सर, डिस्कस करना चाह रहा था। जी एक सर। पेशेंट है, 53 ईयर ओल्ड है सर, मेल पेशेंट है। और जो प्रकृति है उसकी, जो है वातज कफज प्रकृति है। तो सर उसे ये टेंडेंसी हो गई है, वो जैसे रास्ता भूल गए, घर जा रहे हैं, अपने जॉब से घर जा रहे हैं, रास्ता भूल जाते हैं, या कोई चीज रख के भूल गए। टेंडेंसी लगातार 2-3 साल से बढ़ती जा रही है। एलोपैथ में ट्रीटमेंट चला तो उन्होंने कहा ये लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट चलेगा, और जब बंद कर देंगे तो फिर वैसी कंडीशन हो जाएगी। तो मेरे पास आए थे सर वो। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं सर? मैं जरूर बताऊंगा इस पे, लेकिन पहले मैं अंजना मैम से सुनना चाहता हूँ। अंजना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो। अंजना मैम है? शायद मैम अभी आएंगी। मैं पहले बताता हूँ इसमें सर क्या हो रहा है। स्मृति भ्रंश हो रहा है, स्मृति नाश हो रहा है जी ना? सर। कहीं ना कहीं हेतु आप देखेंगे तो वायु का प्रकोप है। जी काम शोक भयाद वायु, आपको हेतु निकालना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। रात्रि जागरण हो रहा है क्या? वेगावरोध हो रहा है क्या? वातवर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं इसमें वायु का ही इन्वॉल्वमेंट है स्मृति नाश में। तो तो बात सर, ये रात्रि जागरण तो होता है, वो कह रहे हैं कभी कभी भाई नाइट ड्यूटी होती है। हाँ, तो इसमें आपको शिरो अभ्यंग करना है। शिरोधारा, ब्राह्मी तेल का शिरोधारा करिए सर। जी सर। वो मेध्य है, संज्ञा स्थापन भी करेगा और स्मृति को भी अच्छा करेगा। उसी जी तरह से नस्य करे, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, ये अच्छा। ब्राह्मी तेल सबसे बेस्ट है सर। और खाने में स्मृति सागर रस, फिर जी पंचामृत लौह गुगुल, फिर और क्या हेतु है उस हिसाब से करते हैं। स्वर्ण सारस्वता रिष्ट, शंख पुष्पी का सिरप, और जितने मेध्य रसायन है सब दे दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन करके हो जाएगा सर। जी। और थैंक यू। और आप इसमें महाकल्याणक घृत दें, क्योंकि वायु का प्रकोप है तो हमें स्नेहन करना है मस्तिष्क का। तो महाकल्याणक घृत, महापैशाचिक घृत, महापंचगव्य घृत, इसी का बस्ती दें। तो बस्ती में आप क्या कर सकते हैं, जैसे वायु का शमन है तो शीरबला, धन्वंतर तेल या ब्राह्मी तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल का बस्ती दें, मात्रा बस्ती। जी सर। आपके पास अगर नहीं होगा ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, तो मैं भेज दूंगा। अब ब्राह्मी तेल तो नहीं है सर, मैंने थोड़ा बचा तेल का सर उसे नश्य दिया, और क्या कहते हैं सर, ब्राह्मी तेल से क्या कहते हैं उसकी सिरोधारा की मैंने सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पेशेंट, मैंने तुरंत ही बात पूछा, मतलब नस्य और सिरोधारा के बाद, तो कह रहे थे हाँ कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, एक ही सिटिंग में सर। तो सोचिए सर, हमारे ऋषि मुनि कितने ग्रेट हैं। जी सर। उनको हर चीज का मालूम है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। और कितने। सर का हाँ एक था कि वो स्लो मोशन, बहुत ही धीमी आवाज में, पहले से मैंने, उनकी बेटी साथ में आई थी, तो वो कह रही पहले ही बहुत धीमे बोलते हैं वो, शुरुआत से ही। जी। जी सर। तो सर इसमें स्मृति ना, आप तो इतना अच्छा स्मृति कर सकते हैं कि मतलब आप जितने इंटेलिजेंट है वो आपके जैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो जी, सर ये कहते हैं स्मृति सागर रस दिया सर मैंने, और ब्राह्मी बटी दी है उन्हें। बहुत बढ़िया किए। ब्राह्मी सोनी। में स्वर्ण युक्त आती है, हाँ। सर वो दी। डॉक्टर गंगवार सर, आप जी सर। अपना सीक्रेट बताएंगे कि आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? अरे आप सर मैं सिखाऊंगा तो बादाम सब। खाते हैं? सर आपसे सब सिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सर। हाँ, वो तो सीखे, लेकिन इंटेलिजेंट कितने हैं आप? मतलब कितना अच्छे से बात करते हैं, पेशेंट ठीक करते हैं, आपका कितना अच्छा हो रहा है सर। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर माधुरी मैम, आपका तबीयत कैसा है? हरिहर सर, मुकेश कुमार जी, बोलिए। प्रणाम सर।
हाँ सर, बोलिए सर। सर कभी कभी कुछ पेशेंट की सर हिस्ट्री होती है कि सर उन्हें टेम्परेचर तो नॉर्मल रहेगा सर, लेकिन उनसे आंतरिक सर ज्वर प्रतीत से होता है सर। टेम्परेचर पे नॉर्मल रहेगा, लेकिन सर उनकी हिस्ट्री में ऋतुस्रावन तो रहता ही है, लेकिन सर बोलते हैं कि हमें मतलब सुबह दोपहर शाम को फीवर लगता रहता है। तो तो सर सर उसमें क्या इसमें उपचार कहीं करना ना चाहिए? कहीं आप हेतु देखेंगे तो रसवस स्त्रोतस की दृष्टि रहेगी, है जी ना। सर। इसलिए ज्वर हो रहा है, तो इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए सर। 2 गोली जी सुबह सर। शाम 1 महीना तक चलाइए, तो अच्छा फायदा होगा। या रस पाचक, रक्त पाचक और दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए। तो वो ज्वर प्रचिति है, वो भी रस व स्त्रोतस के वजह से ऐसा हो रहा है। स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, और अग्नि मान्यता जी होगी। जी सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप करके बताइए कि मैंने जो बताया सही है कि नहीं। जी। जी सर जी। ठीक है, डॉक्टर अभय सोनावने जी, आपने हाँ अनम्यूट किया सर। है। कृपया अपने बारे में बताइए सर। प्रभु, आप हाँ कौन है? हाँ हाँ सर, मैं डॉक्टर अभय सोनोने। जी। मैं मुंबई पोद्दार आयुर्वेद से मेडिकल कॉलेज से किया है 96 में। जी अभी मैं नासिक में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। ठीक है। सर आपको आयुष दर्पण पे आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा भी लो। जी सर। आप जरूर हमें मार्गदर्शन दीजिएगा, आप तो बहुत सीनियर हैं सर। सीनियर नहीं है, आयुर्वेद के बारे में इतना नहीं है मुझे मालूम। जी सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ। और कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर आज बोलिए। 2 पेशेंट देखे थे। हाँ सर, बताइए सर, पूरा डिटेल बताइए। डिटेल में दोनों की 55 साल की उम्र है, मेल फीमेल अलग अलग गांव के हैं दो। जी। तो वो 100 कदम चलते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, बाद में फिर चलते हैं, तो उसको मेरे ख्याल से ये होगा डिपियन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, आपने देखा क्या उनके पैर पूरे रेड है क्या? हाँ अच्छा। तो सर उनका कलर डॉपलर कराइए, विनस डॉपलर करा हाँ, दीजिए। वो मैंने आज बोला है, 2 दिन से बोला है। वो करके आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे ऐसा लगता है कि ऐसा हो। सर और क्या क्या सिम्टम है सर उनको? वो चलते हैं ना तो उसको ज्यादा दर्द रहता है, अच्छा। और फिर एक मान लो कि 100 कदम चले तो बैठ जाए, फिर अच्छा हो जाता है, फिर चले तो फिर बैठना पड़ता जी। तो और पूरा पैर लाल है, रेड है, रेडिश। है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ सर, कंफर्म आप करवा के फिर बताइएगा, फिर हम तो ट्रीटमेंट। मैं ठीक है, बहुत अच्छा सर। आपने डीप वेन थ्रोम्बोसिस पे बात हुआ था, और आपने पेशेंट भी देख लिया आज। नहीं, आज नहीं देखा, कल परसों देखा था। हाँ ठीक है ना सर, अच्छा है ना सर। हाँ जी सर। सर बाकी आपके सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं सर? हाँ, सब 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 जिसको दवाई दी वो तो ठीक है, बस वो एक एवीएम वाले चली गया। तो उनको रिजल्ट तो आया था ना आपके पास, जितना दिन किए? नहीं, रिजल्ट तो था, वो बोलता था सही है, पर वो तो जल्दी उसको करना था तो क्या करे। जितना भी किया आपने अच्छा किया ना, बाकी उनका नसीब, उनका प्रारब्ध। हाँ वो आपने तो। अच्छा किया। हाँ। और डॉक्टर गीता पटेल मैम, आपने कुछ लिखा है? आप जो लिखी हैं वो कृपया बताइए, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। सर बात नहीं करती हूँ। हाँ, ये हमारी गीता पटेल मैम है, राजकोट से हैं, गुजरात से। बहुत सीनियर वैद्य हैं, इनको बहुत सारा नॉलेज है, ये बताएंगे अभी कुछ कुछ। सर ये जो क्रोनिक फीवर होता है ना, हाँ जी। उसमें फुटपाक फिसन ज्वर तकलो है ना, वो 2 2 गोली 3 टाइम देते हैं। जी। और ज्वर धूमकेतु रस है ना, वो सुबह 5 बजे, 8 बजे और 12 बजे, इस टाइम में देते हैं 1 1 गोली। जी। और वो जब तक बुखार उसका चला ना जाए तब तक, यानी 15 दिन में वो सही हो जाता है। फिर एक उसको बोलते हैं कि 4 या 5 दिन तक रखो कंटिन्यू, फिर छोड़ देना। जी। वो 15 के 20 दिन में वो क्रोनिक फीवर हो आपने जाता क्या है बोला क्लियर। सर? मैम दोनों दवाई फिर से बताइए। विषम पुटपाक ज्वरांतक लौ, एक बताया, फुटपाक दूसरा? फुटपाक विषम ज्वरांतक लो, 2 2 गोली 3 टाइम। जी। और जम ज्वर धूमकेतु रस है ना, वो सुबह 5 बजे ज्वर देते हैं। धूमकेतु रस। जी। हाँ, 5 बजे, 8 बजे और 12 बजे, 1 1 गोली। ऐसा क्यों 5 बजे 8 बजे, क्यों? वो ये एक वैद्य ने बोला है सर। लेकिन क्यों? उसका कोई लॉजिक है क्या? 5 बजे उसने क्यों? बोला कि, हाँ उसने बोला कि वो जो ग्रहणी का जो है ना पाचन काल, उस टाइम में देते हैं तो रस का भी वीर्य विपाक अच्छा होता है। अच्छा।
तो सुबह का 5 बजे की दोपहर का? हाँ, सुबह का 5 बजे। सुबह का 5 बजे दिया तो सुबह हाँ सायंकाल हो गया। हाँ, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे। अच्छा। वो अगर यूपी वाला है तो 4 बजे, 7 बजे और 11 बजे। और आसाम वाला है तो उसको 1 घंटा और आगे कर देना है। हाँ हाँ, क्योंकि वहां सूर्योदय पहले होता है। हाँ, सूर्योदय पहले होता है, बस उस हिसाब से देना है। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, गीता मैम। और ये और सर, ज्वर धूमकेतु रस मिलता है क्या उधर मैम? हाँ, एक है यहाँ कंपनी बनाती है सर। अच्छा, ठीक है मैम। और कुछ बताना चाहती है मैम? हाँ सर, एक मेरी मदर इन लॉ को नी का रिप्लेसमेंट बोला है। वो 1.5 महीने से मैं दवा दे रही हूँ, पेन कम हुआ है, स्वेलिंग कम हुआ, पर पूरा जा नहीं रहा है सर। तो क्या क्या दे रही हैं आप, ये बताइए। अस्थि मज्जा पाचक है, हम्म एक आर कंपाउंड है उसको, हम्म फिर अ, वो महावात विध्वंस दिया है, हम्म महान योगराज कुकर दिया है, हम्म फिर गंध तेल दिया है, हम्म और एक गांधरवारी तक के अनुलोमन के लिए दिया है। हम्म और उसको अभी मैंने थोड़ा सूजन 2 दिन में बढ़ा तो फिर अभी उसको बालू का सेट दे रही हूँ। हम्म, बीच में मैंने मात्रा बस्ती स्टार्ट की थी तो उसका हाँ तकलीफ बढ़ गया, तो मैंने बोला कि अभी शामता गई नहीं है तो वो स्टॉप कर दी। हाँ, तो वापस मैं योग बस्ती का एक क्रम करने वाली हूँ कि तो थोड़ी वही शामता करिए कम ना हो मैम, जाए। योग बस्ती करिए ना, उससे हो जाएंगी ना। हाँ, तो उसमें मैंने क्षीर बला डाला था, इस बार अश्वगंधा और तन्मंत्र डालू ना, जी, क्योंकि और ये वात का संबंध कंटिन्यू तो होना दीजिए मैम, चाहिए। कंटिन्यू है? दीजिए। आपने कल ही तो बोला था कि मैंने 6 महीने किसी को एमेनोरिया के केस में 6 महीने ट्रीटमेंट दिया, तो उसका ठीक हो गया। हाँ, पर वो पेशेंट मानते हैं, घर में नहीं मानते ना सर। 2 दिन दिया घर तो में उसका तकलीफ। आप बोलिए कि आपका डॉक्टर मैं नहीं हूँ, आपका डॉक्टर डॉक्टर अरविंद पाठक है, तो उसकी बात मानना है, और मैं केवल ट्रीटमेंट दे रही हूँ, ऐसे बोलिए। और मेरी मैंने वही मेरी भी फोन पे बात तिक्तक्षीर का करा भी दीजिए। बोला कि मैं कभी तिक्तक्षीर भी कंटिन्यू करते दी हूँ, अश्वगंधा डाल के, पर वो और वो गुगलू तिक्तम चालू किया तो उसका नोजिया बंद, वो डकार चालू हो गई तो फिर वो बंद करना पड़ा सुबह। नहीं तो दस वो मूल बस्ती में का दीजिए और ना मैम, हाँ, 10 मूल बस्ती में एरंडा का क्वाथ दे रही हूँ। हाँ, बस्ती में गुगलू तिक्त दे देती हूँ तिक्तक्षीर हाँ में, पर पहले एक बस्ती का एक कोर्स दे दूँ उसके बाद दूँ। हाँ। और जो पेशेंट आपकी बात नहीं मानते ना, उनसे मेरी बात कराइए, और मैं बोलूंगा ये मेरा ट्रीटमेंट है, ये तो बस दे रही हैं। और ये आपकी बहू नहीं है, ये अभी डॉक्टर हैं, ये बेटी हैं। हाँ, पेशेंट इसको ना एक बोल दिया ऑर्थोपेडिक ने तो बस वो कर लेते हैं, चलो फिर सारे जॉइंट हो गए हैं तकलीफ वाले। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी तो किया था, नी पर रिप्लेसमेंट, वो चल ही नहीं पाए, खड़े ही नहीं हो पाए 15 साल तक, बेड रेस्ट। पर वो एक जॉइंट का तो कर सकते हैं सर, चलो, पर दूसरा जॉइंट भी क्यों करना स्टार्टिंग हो है, गया है। क्यों करना है इतनी, इतना सारे आयुर्वेद। सारे जॉइंट थोड़ा होगा तकलीफ जनक, सारे जॉइंट में तो तकलीफ रहेगी ना। वो ये सब ये आयुर्वेद से सारे जॉइंट सही हो जाएंगे। वही तो। और 250 साल पहले एलोपैथी साइंस नहीं था तो कौन था? हम ही थे ना, आयुर्वेद वाले ही थे ना पहले, तो हम ही लोग ठीक हाँ, करते थे। पेन कम हो गया इसका, वो चल फिर सकती है, रूटीन कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, अब बस नेहन करिए आप, घृतपान कराइए या जानुसंधि हाँ, कराइए। घर का घी तो वो ले रही है, वो तो मैंने जी, तीनों टाइम बोल दिया कि आपको जितना अच्छा लगे गाय का घी है तो वो तो ले रही है। और आपके उधर तो गीर गाय का घी होगा, शुद्ध हाँ, मेरा घर है। का ही है, मेरा मेरे खेत में ही है वो गाय, और वहां से ही दूध आता है तो। और आपका तो देसी गाय होगी ना, गीर गाय। हाँ, देसी होगी, देसी गिर गए हाँ, हैं। एकदम शुद्ध। जी, ठीक है मैम। और मैम आप लोग ये खाते हैं, बेसन का बहुत चीज खाते हैं क्या? जैसे नहीं नहीं, बेसन मेरे घर में नहीं बनता। मैं मुख के अलावा कोई भी वो नहीं, ज्यादा मैं कोई भी अभी परसों यूज गया नहीं था करती। राजकोट का, एयरपोर्ट के पास बेसन की सारी चीजें मिल रही थी खाने की, तो बेसन जो है, हाँ, दाल है ना। ज्यादा रहती है राजकोट में, बहुत ज्यादा तली हाँ, हुई चीज भी ज्यादा, पर मेरी तो लाइफस्टाइल ही प्रॉपर है तो मेरे लिए घर में कुछ बनता ही नहीं। वो थोड़ा बहुत कुछ भी मूंगफली का खा लेती है, बाकी बेसन के ये चीज तो बनती ही नहीं। जी, गुजरात में बहुत ज्यादा लोग बेसन खाते हैं, बहुत ही सारे ऐसे पंचदार ये सब बहुत, बहुत पर ज्यादा खाते थोड़ा का हैं। तो इतना यूज करते हैं। जी,
लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन बेसन और न हर खाने में मीठा रहता है, दाल में चीनी रहता हाँ है, सब्जी में भी चीनी हाँ वो रहता तो है। हम लोग नॉर्थ के ना, तो हमको वो चीज नहीं एक्सेप्ट होता कि दाल में चीनी, सब्जी में चीनी, वो गुड़ डालते हैं या चीनी डालते हैं, मीठा रहता है खाने में। हाँ वो चीनी रखते हैं, होटल वाले कोई गुड़ नहीं डालेंगे, जी यूज ही चीनी का रहता है। जी गीताबेन बहुत આપણે कम लोग है। ગીતાબેન हाँ આપણે ગુજરાતમાં તો ફાફડી ગાંઠિયા ભજીયા એ બધો શોખ છે અહીં રાજકોટમાં। हाँ पर पूरी रात रात खाते हैं सर यहाँ तो। हाँ सब खाते हैं, सही बात। 10 बजते हैं और सारे खाने पीने के असली में लोग निकल खाना जाते हैं। पीना गलत नहीं है मैम। पहले के जमाने में लोग को काम करना पड़ता था, तो हाई हाँ प्रोटीन चाहिए मेहनत था। नहीं है ना सर, यहाँ अभी क्या है मेहनत सर, नहीं है और वो दोपहर को भी सभी को बेसन नींद करना खाएंगे। है। हाँ, तो तकलीफ होता है। हाँ रात्रि जागरण हो रहा है, दिवस पाप हो रहा है, सुबह के लेट उठ रहे हैं, दोपहर को 2-3 घंटे नींद कर रहे हैं और हेवी फूड ले रहे हैं। जी खाने का ना बोलो तो सब पेशेंट ही भाग जाते हैं, उसको ऑप्शन देने पड़ते हैं ना, नहीं ये खाओ, लो कैलोरी जो है वो सब बोलना पड़ता है, ये जूस सूप पियो, ये सूप पियो, ऑप्शन देना पड़ता है ना, नहीं बोल सकते किसी को। जी। और मैम आपकी वो सासू माँ को क्यों हुआ नी का पेन, क्या हेतु है? घी नहीं खाती थी क्या पहले से, बचपन से? हाँ घी पहले से है उसके, तो क्यों हुआ घी इतना पहले तक? से, पर हाँ पर उसको थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यू हुआ था बीच में, ग्रहणी क्योंकि दुष्टि। वो उस, हाँ अग्रणी दृष्टि, उसको बीच बीच में खाने की आदत थी, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग पे रहते हैं ना, तो वो पूरा दिन अध्यशन। ऐसे जो भी, हाँ हाँ बीच बीच में कुछ न कुछ लेती रहती है, सिर्फ कुछ न मिले तो मुखवास भी खाती रहती है, जी पूरा दिन अकेली रहती है तो टाइम पास के लिए वही करती है। जी वही रीजन मुझे मिला, और एक दोपहर की नींद तो है ही गुजराती को। जी। बाकी तो मेरी 6 बजे उठना ये सब तो लाइफस्टाइल प्रॉपर है, अभी 10 बजे नहीं सो जाना ये कंप्लीट है। खाने में भी 3 टाइम ऐसा कुछ नहीं बनता जी कि जो बात मतलब हो। जी। मैम अभी आप आयुर्वेद में आई हैं, तो आपको हर चीज हेतु समझ ही आ रहा होगा कि अध्ययन का कितना ज्यादा प्रभाव हाँ पड़ता है। हाँ पर सर हम होते नहीं ना, हम कहते हैं वो मानते थोड़े हैं, हम तो घर पे नहीं रहते, तो ले ही लेती होगी शायद, मुझे भी अभी यही लग रहा है। जी ठीक है। ठीक है मैम, आप करिए अभी स्नेहन तो करिए, दीपन पाचन करके हाँ बस्ती दीजिए। और योग गीता, बस्ती दूं ना सर पहले तो। हाँ दीपन पाचन अग्नि को अच्छा कर दीजिए, फिर आप हाँ अभी तीन। डकार बंद है, भूख स्टार्ट हो गई, वो सब तो है, जी फिर भी समझो तो खिचड़ी रखा, शाम को तो नहीं लेना है, और जी कुछ खिचड़ी भी, खिचड़ी ही लेना है। हाँ। और शाम को वो दूध ले रही है सर, वो भी एक हेतु नहीं हो सकता, होता है ना, बिना पूरे भूख दिन का से। दूध क्यों ले रहे हैं? नहीं गलत है। दूध नहीं, वो खाने के साथ ले रही है, खिचड़ी सब्जी रोटी सब के साथ पहले से ही दूध ले रही है। तो विरुद्ध है ना ये तो। हाँ वो तो हेतु है ना, जी क्यों, ऐसा वो क्यों? बचपन से, हाँ बस वो सभी की आदत है, बचपन से ले रहे हो। बच्चों को सबको तो मैंने पहले से नहीं दिया कि ये नहीं ले सकते, पर ये तो बड़ों तो सब ले रहे हैं, पूरे फैमिली के बड़े सब ले रहे हैं। गलत है ना मैम, गलत है। हाँ पर घर का घी दूध होता है तो इतना रहता है घर में कि लोग पीते ही रहते हैं। वो ठीक है, लेकिन नमक के साथ खाना तो गलत है हाँ ना। नमक, और नमक होता है, खट्टी होती है कोई चीज शाम को तो फिर खाने में। जी। और पेट में जाके वो कितना जहर बनाएगा, जहर के हाँ बस साथ वही, वही सबसे ग्लूकोज बड़ा का रीजन अवरोध मुझे तो करेगा। लगे। ठीक है मैम, आप ना मेरे से बात कराइए, मैं उनको सब मना करूंगा ये सब, और ओके मैं ट्रीटमेंट ओके दे रहा हूँ ऐसा बताएंगे हम उनको। ओके। क्या है ना, भगवान कृष्ण ने बोला है कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं होता, उसमें हाँ पुण्य। यहाँ एक एक डॉक्टर वैद कर रहे हैं गांधीनगर में, ये नी वो सब जो जो रिप्लेसमेंट सर्जरी बचा लेते हैं, तो मैं जी आज बोली कि मैं तो उसके पास ही आपको ले जाऊंगी, वो 12 दिन एडमिट रखते हैं, पहले 12 दिन, फिर हर 3 महीने में 12 दिन रहना है वहाँ एडमिट। तो बोले कि वो गांधीनगर जाना पड़ेगा, मैंने हाँ अभी तो रखना ही है आपको वहाँ पे, सर्जरी नहीं करानी है। जी। सर्जरी कराने के बाद भी क्या गारंटी है कि ठीक रहेगा? उसमें तो पूरा रोबोट की तरह रहना पड़ता है, नीचे नहीं बैठ सकते, वो वजन नहीं उठा सकते, बेड रेस्ट ज्यादा करना है, उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है और। हाँ हाँ पर
बाकी की संधि तो बचेगी ना, ये आयुर्वेद से। हाँ ये तो है। बाकी सारी सही हो जाएगी ना। हाँ शोल्डर की तकलीफ है, बैक जी एक है, वो सब तकलीफ तो है ही। हाँ वही तो। और सर ये काठियावाड़ में इधर हमें विरोधन तो सब शाम रात को समय लेते हैं, खिचड़ी और दूध सब खाते हैं। हाँ, सब खिचड़ी सब में खाते नमक हैं आता है उसी। और खिचड़ी में कोई नमक भी आता है। एजिड है, वही वही फूड उसका। तुम कुछ भी बोलो, आपको खिचड़ी दूध तो लेंगे ही। तो इसलिए तो आजकल ज्यादा की ही छोटी खिचड़ी। छोटी बच्चियों को फाइब्राइड हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, हाँ, अमेनोरिया हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है। यही सब तो हो रहा है। ठीक है, आप लोग मैम जितना कर सकते हैं करिए। क्या होता है कि पूरे दुनिया में अगर कांटे कांटे हैं तो हम कांटे को तो साफ नहीं कर सकते हैं, हम अपना चप्पल अच्छा पहन के हम चल सकते हैं। तो हम अपने पेशेंट को तो ठीक कर सकते हैं, अपने को तो स्वस्थ रख सकते हैं, बाकी पूरा दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो तो सही है। और जो पेशेंट हमसे ठीक होना चाहते हैं वो हमारी बात मानेगा, जो नहीं ठीक होना चाहते हैं वो करे एंजॉय, और एलोपैथी में करते रहे ट्रीटमेंट। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बताइए। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, अभी तो मैंने बोल दिया सर। वो आपने बोला था ना थायराइड की टेबलेट बनाने का, हाँ हाँ। वच्चा गिलोय और वो जंगली प्याज का, उसमें कितनी बार भावना देना पड़ता है? जंगली प्याज इधर मिल जाती है? आप एक बार दीजिए, मेरे पास जो है वो ज्यादा भावना देती है, 51 भावना, 108 भावना। हाँ जी। जी सर, आप तो ये बना तो, रहे हैं क्या? बना रहे हैं तो अच्छी बात है सर। हाँ तो मैं इसीलिए तो पूछता हूँ कि कितनी भावना दूं इसको। एक भावना देके भी सुखा के हो जाएगा। वचा, पुनर्नवा, गुडुचि सत्व और जंगली प्याज की भावना, उसमें आप हाँ विदारी मुक्षुर डालिए तो और थोड़ा ताकत आएगा। हाँ हाँ। जी सर। और इधर वो बृहत वत्सकादि कसाई का वो श्यामलता नहीं मिलती, वो वहां से मिलेगी पुणे से या बॉम्बे से, हाँ यहाँ हाँ नहीं। मैं भेज दूंगा। हाँ। ठीक है सर, आपका कान अभी कैसा है? आंख और कान सब? आंख में तो सब रोज रोज थोड़ा थोड़ा फायदा होता ही रहता है। जी, अभी कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है सर आंखों में? ज्यादा सर, पहले से बहुत अच्छा है, 50% से ज्यादा है। तो अभी आपको पूरा दिखता है, मतलब ऐसे कि कोई है हाँ कोई? देखो, मैं पेपर में देखता हूँ ना सर, जी तो पहले मैं पेपर पढ़ता था तो लेफ्ट साइड की आंख से पूरा देख रहा था, राइट में तो कुछ दिखता नहीं था। लेकिन अभी दिखता है कैसा कि वो इसमें कुछ लिखा है, अक्षर दिखता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। जी और बीच में एक थोड़ा सा बिंदु जैसा अभी भी रहता है, बीच में नहीं देखता, चारों ओर से देख सकता हूँ, बीच में नहीं देखता। जी ये फायदा हो जाएगा मेरे ख्याल से, बड़े वो कसाई बन गया, या तो मैं या अपने आप से मंगवा लूं। जी, जो भी ले रहे हैं उससे तो अच्छा हो रहा है ना सर, वो हाँ हाँ। जी सर। अभी वो सर वत्सक आदि कषाय आप हर रोज घर में बना के लेते हैं? मिला ही नहीं है अभी तक, बनाना है पर एक चीज नहीं मिलती है, श्यामलता, तो इसलिए अधूरा है अभी। तो आपकी आंखें ठीक कैसे हुई, बीना मैम ये पूछ रही हैं? मैं जो आपने बताया था ना, पहले अस्थि मज्जा पाचक लेता हूँ जी और रस पाचक लेता हूँ, जी और वो आपने जो उसी दिन बताया था प्रवाल पंचामृत सप्तामृत लो, और फ्रोजन शोल्डर के लिए एक एकांगवीर रस, वे पूरा सर आज 2 महीना हुआ, 2 महीने से। और एक दिन बला क्षीर बला तेल की बस्ती लेता हूँ और एक दिन वो लेता हूँ तिक्त क्षीर। जी। अच्छा, तिक्तक शीर बस्ती ने भी तो काम किया ना, वो भी तो अच्छा है, रसायन है। हाँ वो सर 60 दिन हो गया पूरा, जी। और 3-4 दिन से मुझे अर्टिकेरिया हो रहा था, तो एकांगवीर रस अभी बंद कर दिया। अर्टिकेरिया क्यों हो रहा था सर? गर्म पानी से नहा के हवा में जाते होंगे। नहीं सर, वो डेली जैसे सुबह में नहा धो के पूजा पाठ करता हूँ, ठंडी में तो जाता हूँ नहीं हूँ कहीं। अच्छा, लेकिन गरम ठंडा कुछ हो रहा है? सर कुछ भी नहीं। वजन बढ़ाया है आपका तिक तक्षीर बस्ती से?
2 महीने में वजन किया नहीं है पेट मैंने, इसलिए कैसे बता सकूं अभी तो। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ा होगा, ऐसा लगता है। तिक्तक बस्ती तो सर बृहण करता है, वृश्य है। पटोल तो वृश्य है, गुडुचि भी हाँ वृश्य। हाँ सब अच्छा है सब दवाई। सर, फायदा ही बहुत करता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, अपना नॉलेज शेयर करिए, ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। प्लीज अनुरिता मैम, कुछ ज्ञान अपना शेयर कर सकती हैं आप? कुछ बताना चाहती हैं या कोई और बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वीना मैम, विनीता मैम, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर जागीर सिंह जी, कुछ बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। जी सर। अच्छा, पहले कौन बोलेगा? आप आप बोलिए सर। हाँ सर, मुकेश सर बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। सर एक केस डिस्कस करना था सर। हाँ सर। सर 21 साल का एक सर मेल पेशेंट था सर। जी सर उसकी कंप्लेन ये थी कि सर चेस्ट रीजन पर एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट हुआ था। सर वो धीरे धीरे मतलब बढ़ बढ़ के पूरा चेस्ट का और पूरा शोल्डर रीजन कवर हो गया। जी सर पूरा ब्लैकिश हो रहा है। और जी सर उसमें पेन वगैरह, इचिंग वगैरह और बर्निंग सेंसेशन कुछ नहीं होता है। फैल रहा है पूरा वाला। सर 2 साल से ऐसा है सर वो। जी सर हेतु सेवन सर उसका बहुत ज्यादा था। सर लगभग पेशेंट ने बोला है कि कम से कम 1.5 लीटर चाय पर डे सेवन करता है। जी और सर दही, समोसा, कचौड़ी सर और अचार वगैरह सर बहुत ज्यादा सेवन करता है। तो सर 2-3 साल से सर बहुत ट्रीटमेंट लिया है उसने। सर जी अभी रिलीफ वगैरह नहीं हुआ उसे। चलिए, सर आपके केस में कोई और हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं। सर मैंने ग्रुप में वो फोटो भी डाला है अभी। जी तनिका मैम, आप कृपया बताएंगी। सभी का आंसर मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें तो कुछ नया नया चीज मिलता है। तनिका मैम, आपने केस सुना क्या? नहीं सुना? या डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप थोड़ा सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। शशि मैम, अगर सुना है आप लोगों ने, नहीं तो एक बार फिर से बोलिए। अंजना मैम, माधुरी मैम, कुछ बोलिए, सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। मुकेश कुमार जी, एक बार फिर से बताइए, नहीं तो मैं ही बताता हूँ। हेलो जी सर। क्या केस है, फिर से बोलिए। सर 21 साल का एक मेल पेशेंट है सर। हाँ स्टार्टिंग में सर उसके चेस्ट रीजन पर सर एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट हुआ था, छोटा सा। जी सर वो बढ़ते बढ़ते सर पूरे चेस्ट रीजन को कवर कर गया। और शोल्डर पेन भी पूरा, शोल्डर रीजन भी सर पूरा बैक से सर ब्लैक स्किन हो रही है पूरी। जी सर उसमें बर्निंग सेंसेशन भी नहीं है और ना उसमें सर इचिंग वगैरह है, ना पेन, कुछ भी नहीं होता सर उसमें। जी सर 2 साल हो गए उसको, काफी ट्रीटमेंट ले रहा है। तो क्या इचिंग सर बर्निंग कुछ नहीं है, केवल वो कुछ नहीं सर। हाँ। तो इसमें सर सर एक तो हेतु देखिए कि हेतु क्या है, अभिसंधि चीजें खा रहे हैं क्या, विरुद्ध सर अन्न खा हेतु रहे में हैं सर क्या? वो 1.5 लीटर चाय पर डे सेवन करता है पेशेंट। जी और सर समोसा, कचौड़ी वगैरह सर मतलब पूरा जंक फूड, फास्ट फूड सर बहुत सेवन करता था। जी तो सर ये सब बंद करा है सर अब उसको। अभी सर मैंने उसको जलोका लगाया है और विरेचन वगैरह करवाया है। जी बाकी सर मैंने उसे ये अपने विडंगारिष्ट, महामंजिष्टादि काढ़ा, गंधक रसायन, कामदूदा, पंचतीर्थ घृत गुल, आरोग्यवर्धन सर मैंने उसको यूज किया है। जी सर इसमें और क्या विचार कर सकते हैं सर इसमें इसमें? और तो वर्णगण का काढ़ा दे दीजिए। रस रक्त पाचक दीजिए ना सर। जी, रस रक्त पाचक दे दीजिए। जी सर। और इसमें वर्णगन बहुत अच्छा काम करता है सर। जी वर्णगन सर। का काढ़ा बनाइए, उससे तेल उसको करें। इसी तरह से कुमकुम आदि घृत है, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। गंधक रसायन दीजिए, कैशोर कुकुल दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दीजिए। फिर ये सर दिया है सर। विरेचन विरेचन उनको रेगुलर मृदु विरेचन दे दीजिए, मतलब उनको रेगुलर बेसिस पे दे दीजिए सर। जी मैम। रेगुलर मतलब कैसे मैम, आप क्या बोलना चाहती हैं? सर डेली बेसिस पे, जैसे त्रिवलित अबलेहम है ना, तो उनको जी हम लोग सर डेली बेसिस पे दे सकते हैं सर।
तो ये हम लॉन्ग टर्म के लिए देंगे तो ये सर ये जो ब्लैकिश कलर है ना सर, ये चला जाएगा सर। ये पित्त का वो बढ़ा हुआ है, तो ये सर चला जाता है, ये मैंने देखा हुआ है सर। जी सर। जी सर ये जो इसमें ब्लैकिस है, ये पित्त की वजह से या वात की वजह से, रुक्षता की वजह से, सर किस सर ये तरह से? बात दोष तो है ही है, ये बात दोष तो है ही है ना कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रही है। लेकिन सर ये जो उसका जैसे आप बता रहे हो ना कि आहार विहार था सो, तो सर आहार विहार की वजह से ही सर ये दोनों चीजें मिक्स हुई है ना। नहीं डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं ना कि चाय ज्यादा पीते हैं या जैसा उसमें आहार ज्यादा खाता है, तो आई थिंक कि पित्त तो चलो ठीक है बड़ा हो उसमें, पर रुक्षता भी डॉक्टर साहब आई होगी ना उसमें, वायु गुण भी तो कोई ना कोई सर उसमें। वायु तो सर रहेगा ही रहेगा। वायु तो रहेगा ना, वायु के साथ तो कार्शनता सर अगर आए, कार्शनता आए तो वायु तो है ही उसमें, वायु तो रहेगा ही रहेगा लेकिन ना सर। पित्त भी है ना, पित्त भी है। सर फिर इसमें पानी कराएंगे हम पेशेंट को? घृतपान करा के विरेचन कराए या महातिक्त घृत दें? अच्छा सर पंचदेव से सर विरेचन वगैरह करा रहे हैं सर उसको? करा रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए दीजिए। जैसे कि मैम ने कहा कि रोज रोज साफ होते जाएगा ना तो अपने आप भ्राजक पित्त अच्छा होता जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और आप कुमकुमादि घृत है मेरा, बहुत ही अच्छा काम करता है ऐसे केसेस में। अगर आपका ये सबसे नई रिजल्ट है तो मैं आपको भेज दूंगा। सर इसका क्या लगा के नशा वगैरह देना है? क्या उसका नस से देना है, उसका खाने के लिए देना है, उसको लगाने के लिए देना है, पूरा स्किन क्लियर हो जाएगा सर, इतना अच्छा है वो। ठीक है थैंक यू सर। सर। हाँ, अभी और कोई बोल रहे थे, विनीता मैम कुछ बोलना चाह रही थी आप? डॉक्टर विनीता मैम, जी बोलिए मैम। पापा के बारे में हाँ पूछिए बताना मैम। तो मेडिसिन मैंने उनको दी थी सर। अब एक बार फिर से काफी बोलिए, इम्प्रूवमेंट नेटवर्क है एरिया में आके बोलिए मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। एक बार नेटवर्क एरिया में आइए और बोलिए। सर। पापा को ब्रोंकाइटिस डायग्नोस हुआ था ना, मैंने जी आपको बताया था सर। और फिर मैंने उनको दी थी मेडिसिन, तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब उनको सिर्फ दिन में एक बार खानी पड़ती है और कोई मतलब खांसी नहीं है। पहले उनको बहुत प्रॉब्लम थी, वो पोल्यूशन की वजह से उनको काफी दिक्कत हो रही थी, कफ वगैरह आ रहा था। तो यही शेयर करना था सर, ये सब इस प्लेटफॉर्म की वजह से यहीं से सीखा है, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी। आपने क्या क्या दिया था एक बार फिर से बताइए मैम, विनीता मैम। सर मैंने उनको तालिशादी चूर्ण दिया था, उसमें टंकण भस्म, पुष्कर मुंह चूर्ण, अभ्रक भस्म, शतपुटी, गिलोय सत्व और श्वास कुठार रस और श्वास का चिंतामणि रस, ये ऐड करके दिया था। साथ में उनको अमस्थावले दिया था। जी और बहुत दिन में पहले 3 बार बोला था, फिर धीरे धीरे 2, अब वो सिर्फ 1 बार ही ले रहे हैं। जी तो उनको काफी अच्छा वो मिल रहा है। मतलब वीकनेस, पहले उनको एक और चीज थी सर, पैर में जैसे बर्निंग सेंसेशन उनको बहुत रहता था। उनको जैसे सर्दियों में पैर भी बिस्तर से बाहर निकालने पड़ते थे। अभी वो कह रहे हैं कि अभी वो सब भी नहीं है, मतलब वो ठीक हो गया है। क्योंकि इसमें अभ्रक वगैरह है, रसायन है, स्वर्ण भस्म है, तो ये गिलोय सत्व है, ये उस पे भी काम करता है। तो उनको ये वाली प्रॉब्लम साथ में ठीक हो गई है। जी। तो आप कितना दिन तक इलाज करने वाली हैं उनका? सर अभी मैं सोची हूँ वसंत ऋतु तक करती हूँ, फिर उसके बाद उनको अमस्तावले जो है उसका टेस्ट अच्छा लगता है उनको, तो वो 1-1.5 साल तक कंटिन्यूस रखूंगी। अच्छा, कौन सा अवले बोला आपने? सर अमस्तावले, अमस्ता अवले क्या होता है? सर वो भी च्यवनप्राश की तरह ही है। सर वो माहेश्वरी फार्मा का आता है, च्यवनप्राश की तरह ही होता है। उसमें भी कंटकारी और वही सब जो कासग्न द्रव्य होते हैं ना, वही सब है, मतलब ये आंवला है। क्लासिकल नहीं, नाम प्रोप्राइटरी नाम है, कोई कंपनी ने अपना नाम दिया है? हाँ प्रॉपर्टी। जी सर। जी सर ये है कि जैसे चित्रक वो अगस्त्य हरित की चित्रकारी वो खा नहीं पाते ना टेस्ट की वजह से, इसको खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है सर। जी सही बताया आपने। जी जी सर। ठीक है, फिर आप हमें बताते रहिएगा इनके बारे में। कोई जी सर। और फेसबुक सर पे? एक और चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए पूछिए। सर मुझे मतलब स्टाई हुई थी, पहले एक आंख पे हुई थी, तो मैंने फिर तब बृहत वास्का कसाई तब ले रही थी। तो फिर साथ में मैंने उसको वो
छुआरे की गुठली होती है ना सर, वो घिस के लगाई थी, तो वो उस तरफ ठीक हो गई थी। राइट साइड में भी मैंने यही किया, लेकिन बीच में वो गुठली लगाना बंद किया, फिर वो अ, उसमें पस भी हुआ, वो फूटी, लेकिन अब वो वहां पे ना थोड़ा सिस्ट सी हो गई है। मतलब पेन नहीं है कुछ, वो नहीं है, लेकिन वो गांठ सी बन गई है। तो उसके लिए मैं क्या करूं सर? आपको गुठली वाला कैसा फॉर्मूला पता चला? गुठली वाला? हाँ, मैंने बताया था ना। सर वो मतलब जो स्टाई है ना, वो गुठली सी हो गई है वो। हाँ, लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे पता चला, ये पूछ रहा हूँ। मैंने बताया था ना लेक्चर में। अभी आप क्या वो करिए। आपने बताया था सर, आपने बताया था वो। हाँ, तो इसमें आप क्या करिए कि वो जो हार्ड हो गया है ना, उसका ऐसे कट करके कुछ पस है कि क्या है उसमें, अंदर क्या जमा है? सर पस भी नहीं, पेन वेन कुछ नहीं फील हो रहा है। एक बार मैंने उसका किया था, प्रिक किया था, प्रिक करके पस निकाला था, तो वो निकल गया था। उसके बाद से मैं वो सबसाइड भी किया। और सर उसके चक्कर में ना बेर के पत्ते भी टांगे थे, और मैं गिर गई थी, मुझे चोट भी आ गई थी। तो तो मतलब वो सब भी किया। ये तो और इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी ठीक हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन वो जो रह गया है उसके लिए आप कांचनार गुगुल, वृद्धिवादिका वटी, हाँ पाचक, मांस पाचक, थोड़ा विरेचन कर दीजिए, हो जाएगा ठीक। जी सर, कांचनार गूगल सर मैंने स्टार्ट किया है कल से। 2 BD ले रही हूँ, तो फिर देखती हूँ सर। विरेचन करा दीजिए, फिर मैं सर विरेचन। सोची थी कि हाँ, जलौका लगा सकते हैं सर। जलौका आंख के पास कैसे लगाएंगे, मतलब वो अंदर नहीं जाए, थोड़ा ध्यान से। दूषित रक्त तो निकालना जी चाहिए। सर। हाँ, वहां से आसपास में लगा दीजिए जहां लगती है जलौका, आंखों के अंदर न जाए जलौका। जी सर। हाँ, ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा, लेकिन बृहत वास्कादि कषाय भी सफिशिएंट है, वो ठीक कर देगा उसको। अभी सर विंटर्स है ना, तो थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है उसकी वजह से, इसलिए नहीं ले रही हूँ। बात बढ़ अच्छा, जाता, और फिर बीच में थोड़ा गिर भी गई थी तो पेन हो रहा था, तो आप कैसे गिर गई थी, वो बेर का पत्ता तोड़ते टाइम? जी सर। अच्छा, सर इस स्टूल से ठीक फिसल है। गई थी, मुझे चोट आई थी। गर्दन में मेरे जर्क लगा था, तो मैं मॉर्निंग में, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी। फिर एक्सरे वगैरह करवाया, तो एक्सरे में तो कुछ नहीं आया, लेकिन पेन बहुत था, मैं झुक नहीं पा रही थी। तो 3-4 दिन तो बेड रेस्ट करना पड़ा। फिर थेरेपीज करवाई, वो कट्टी पिचू वगैरह करवाया, तो फिर उससे आराम मिला सर। आप फिर बचपन में मतलब मैंने एनसीसी आयुर्वेद ही लिया सर, मॉडर्न की एक भी पेन किलर नहीं खाई। आप बचपन में एनसीसी में थी क्या? एनसीसी में तो ये ट्रेनिंग कराया जाता है, पेड़ पे चढ़ो उतरो, ऐसे भागो दौड़ो। सर मैं पहाड़ ये सारे काम करती रहती। कोई बात नहीं, गिरना पड़ना तो बहादुर जी सर। लड़कियों का काम होता है। जी। जी आप ना, सर। अगर पेन हो रहा है तो मुरीवेणा तेल होता है, उसका आप अभ्यंग करिए, या महाविषगर्भ तेल, तो उससे अच्छा सर फायदा होगा। अब तो सर 10% ही रह गया ये, मतलब लगभग 10-15 दिन हो गए हैं इसको। मतलब दिसंबर की ही बात है ये, तब मैं गिर गई थी। उस समय तो बहुत पेन था सर, मतलब जो नीचे झुकते हुए जो टेल बोन होती है ना, उसके पास बहुत वो होता था, पेन होता था। इवन मतलब मेरा ब्लैडर का जो वो है, मुझे फुलनेस की वो भी नहीं होती थी जल्दी से। बहुत ज्यादा जब भर जाता था, फिर तब उसका अर्ज फील नहीं तो होता था कि हाँ। तो आप ये ना भी कभी प्रॉब्लम था थोड़ा टाइम सा। मिले तो बस्ती ले लीजिएगा, मात्रा बस्ती की, बाद में ये प्रॉब्लम ना हो जाए। जी बस्ती ले सर। लीजिए, मात्रा बस्ती। जी सर। सर मात्रावस्ती का मैंने सोचा, मेरे गेस्ट आए हुए थे, अभी वो गए हैं, 1-2 दिन हुए, तो फिर मैं मात्रावस्ती करूंगी, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम आगे कर सकता है एटॉनी वगैरह की। ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि नर्व तो कहीं ना कहीं वहां पे वो हुई है, इन्वॉल्व हुई है, तभी ये सब प्रॉब्लम हुई। मैं आप लोगों को एक बात चीज जी सर। बताना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी बात है, कि 1 साल पहले 16 जनवरी, आज 15 जनवरी है ना, 16 जनवरी को सुबह हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर ड्यूटी में जा रहे थे, और जाते जाते उनका पैर फिसल गया, और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। और 1 साल पहले की बात है। तो आप जब सुबह आएंगे ना, तो आप सर को बोलेगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप फिर से ना कुछ हो, ऐसा बोलिएगा। सुबह के सेशन में 16 जनवरी को ही हुआ था सर का, 1 साल पहले। ठीक है, वो यहाँ पे आयुष दर्पण पे लेक्चर हुआ, और लेक्चर होने के बाद सर जा रहे थे कहीं तो, और जाते जाते उनका पैर फिसला, पहाड़ी से गिर गए, और बहुत ज्यादा गिर गए, और उनका पूरा बैक में इंजरी हो गया। फिर उनको कोई उठा भी नहीं रहा था।
फिर किसी ने तो उनको कोई मेडिकल ऑफिसर था उसने सपोर्ट किया, फिर लेकिन वो उठते तो फिर पैरालाइज्ड हो जाते। फिर एम्बुलेंस आई, फिर उनके भाई साहब ने ले गए, उनके भाई भी MBBS MD डॉक्टर है, फिर उन्होंने सर्जरी कराया। फिर सर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, फिर मैंने यहाँ से तेल वगैरह भेजा, तो सर फिर अभी ठीक हो गए। तो सर को लाइफ में संकट न आए ऐसा हम प्रार्थना करेंगे सुबह कल। ठीक है, और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए कुछ। किसी को कुछ बोलना है? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी आप लोग खा पी के सो जाइए। थैंक यू।